सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। प्रो विजय कुमार मल्होत्रा की जयंती, सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट कर किया नमन, कहा असंख्य कार्यकर्ताओं के लिए मार्गदर्शक और आदर्श। दिल्ली सचिवालय में प्रदूषण नियंत्रण पर बैठक, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की अध्यक्षता। प्रदूषण नियंत्रण समिति को तत्काल चालान काटने के दिए निर्देश। चांदनी चौक के लाल किला में स्वच्छता अभियान, यूनेस्को अंतर सरकारी समिति का सत्र होगा आयोजित। सीएम रेखा ने दिए तत्काल कार्रवाई के निर्देश। शीतकालीन सत्र का चौथा दिन, संसद के शीतकालीन सत्र से शून्यकाल की हुई कार्यवाही, विपक्ष के नेताओं ने किया जमकर हंगामा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों से। बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रो विजय कुमार को मल्होत्रा जी की जयंती है, जिस पर आपको बता दें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उन्हें श्रद्धा पूर्वक नमन किया। साथ ही कहा कि उनका जीवन राष्ट्रभाव, संगठन निष्ठा और समाज हित के प्रति अडिग समर्पण का अद्वितीय उदाहरण रहा। वहीं असंख्यक कार्यकर्ताओं ने उनके जीवन से लोकहित के प्रति समर्पण और सजगता का आदर्श ग्रहण किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सचिवालय में प्रदूषण नियंत्रण पर बैठक हुई, जिसकी जानकारी सीएम रेखा गुप्ता ने साझा करते हुए कहा कि समीक्षा बैठक के दौरान सख्त निर्देश दिए गए हैं कि प्रदूषण नियंत्रण के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को निर्देश कर दिया गया है कि प्रदूषण और सफाई की लापरवाही बरतने वाले सरकारी संस्थानों पर तत्काल चालान काटकर भारी जुर्माना वसूला जाए। बैठक में कैबिनेट सहयोगी मनजिंदर सिंह सिरसा और संबंधित विभागों के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। दिल्ली के चांदनी चौक बाजार और लाल किला क्षेत्र में स्वच्छता और सौंदर्यीकरण का व्यापक अभियान चल रहा है। सीएम रेखा गुप्ता ने विशेष सफाई, रंग रोगन लाइट व्यवस्था और अतिक्रमण मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। भारत में 8 से 13 दिसंबर तक लाल किले पर यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा संबंधी अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी करेगा। इसमें 100 से अधिक देशों के लगभग 1000 प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये भारत और दिल्ली दोनों के लिए गौरव का अवसर है। सरकार इस अभियान में चांदनी चौक के व्यापारियों और रेस्टोरेंट संचालकों और स्थानीय संगठनों को सक्रिय रूप से सहभागी बना रही है। दिल्ली सरकार का उद्देश्य पुरानी दिल्ली को अस्थायी रूप से अधिक स्वच्छ, सुंदर और आधुनिक बनाना है, ताकि ये क्षेत्र अपनी ऐतिहासिक पहचान को बनाए रखते हुए आने वाले वर्षों में भी देश विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना रहे। वहीं आप बता दें, जिसमें विपक्ष के नेताओं ने जमकर हंगामा किया। अवसर दिया, इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री भरत भाई सुतारिया जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं किसान के विषय पे बोलना चाहता हूं, जो उसकी आय दुगनी करने की है। मुझे मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि जो 3BT और 4BT की मान्यता देनी पड़ेगी, क्योंकि किसान को खर्चा बहुत आता है और इसमें उत्पादन भी कम आता है। जो मौजूदा बीज है, जैसे मूंगफली का बीज नया आया है तो उसमें उत्पादन बढ़ रहा है, ऐसे ये कपास का 4BT और 3BT की मान्यता फिर से सोचना चाहिए। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को गुजारिश करता हूं कि इसके ऊपर विचार करें। माननीय सदस्य श्री आनंद भदौरिया जी। सभापति जी, मेरे लोकसभा क्षेत्र धौराड़ा के 2 जनपद सीतापुर और लखीमपुर, 17 विधानसभाएं, 1 करोड़ के ऊपर जनसंख्या, लेकिन दिल्ली आने के लिए कोई रेलगाड़ी नहीं है। मैंने कई बार इस संबंध में रेल मंत्री जी से मिलकर के व्यक्तिगत अनुरोध किया।
लखनऊ से वाया हरदोई होते हुए दिल्ली कई ट्रेनें आती हैं। लखनऊ मेल और उसके बाद एसी स्पेशल डुप्लीकेट लखनऊ मेल। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि डुप्लीकेट लखनऊ मेल जो एसी स्पेशल है उसको वाया सीतापुर होते हुए दिल्ली चलाने का काम किया जाए। साथ ही साथ हमारे क्षेत्र में धौरहरा को रेल लाइन से जोड़ने के लिए बहराइच सीतापुर वाया धौरहरा रेल मार्ग स्थापित किया जाए। साथ ही साथ मोहम्मदी को जोड़ने के लिए जो भगवान शंकर की धरती है, छोटी काशी के नाम से मशहूर है, गोला गोकर्णनाथ से शाहजहांपुर वाया मोहम्मदी जोड़ने का काम किया जाए। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सदस्य श्री सौमित्र खान जी। ধন্যবাদ চেয়ারম্যান ম্যাডাম। আমি যে বিষয়ের উপর কথা বলছি তা পশ্চিমবঙ্গ নয়, গোটা ভারতবর্ষের যুব সম্প্রদায় এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য। শিক্ষক এমন একটা চাকরি যে গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে আজ একটা অচল অবস্থা চলছে। আমার অনুরোধ যে 2011 সালের আগে যারা জয়েন করেছেন তাদেরকে এই যে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মতো আবার তাদেরকে যদি বের করে দেওয়া হয় তাহলে এই 15 বছর ধরে যে বিচার প্রক্রিয়া চলল এবং এই শিক্ষকরা যারা পড়াশুনো করে চাকরি পেয়েছে তাদের কি দোষ? এই যে পিডিটিআই যারা চাকরি পেয়েছিল তাদেরকে বাদ দেওয়ার জন্য আমরা 1 সেপ্টেম্বর 2025 সুপ্রিম কোর্ট একটা অর্ডার দিয়েছে যে টেট পরীক্ষায় পাস করতে হবে। তখন টেট পরীক্ষা ছিল না, রাজ্য সরকার পরীক্ষা নিত। রাজ্য সরকার পরীক্ষা নেওয়ার পর সেই পরীক্ষায় তারা চান্স পেয়েছে, তারপর তাদেরকে বাদ দেওয়া হচ্ছে। এটা গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে 20 লক্ষের উপর আজকে শিক্ষকরা এই অবস্থা দাঁড়িয়ে আছে। আমার অনুরোধ, আমার পশ্চিমবঙ্গেও এই শিক্ষকরা 75,000 উপরে আছে। তারা কি এমন দোষ করেছে যে তারা কোনো মতেই এই চাকরি থেকে যদি তাদের বহিষ্কৃত হয়? এটা গোটা বিষয়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ, তাহলে কিন্তু ভয়ঙ্কর বিপদ হবে। আমার কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে আমার অনুরোধ যে এই সম্বন্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নিন এবং তাদের চাকরি যাতে থাকে তার ব্যবস্থা করুন। सदस्य श्री राजकुमार सांगवान जी। धन्यवाद सभापति महोदय। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे लोक महत्व के मुद्दे पर अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान बागपत लोकसभा क्षेत्र से गुजर रहे दिल्ली देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रॉमा सेंटर की अत्यंत आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, यह मार्ग ट्रायल रन के लिए खोला गया है जिसमें भारी संख्या में वाहनों का आवागमन रहा है। यह मार्ग ग्रामीण क्षेत्र से ज्यादा जुड़ा हुआ है, लेकिन ट्रायल के दौरान ही बड़ी संख्या में वाहनों का आवागमन और दुर्घटनाएं हुई हैं। महोदय, इस रूट पर ट्रॉमा सेंटर नहीं है और ट्रॉमा सेंटर नहीं होने की वजह से लोगों को जो दुर्घटनाओं में पीड़ित व्यक्ति हैं उनको उपचार में दिक्कतें हुई हैं। कई लोगों की जान इसमें चली गई है। वर्तमान में इस पूरे मार्ग पर किसी भी आधुनिक ट्रॉमा सेंटर की उपलब्धता नहीं है, जिस कारण दुर्घटना लोगों को दूरस्थ अस्पतालों पर निर्भर रहना पड़ेगा। अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि वे दिल्ली देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रायल के दौरान भारी ट्रैफिक को देखते हुए तत्काल एक अत्याधुनिक ट्रॉमा सेंटर की स्थापना के लिए बजट दें ताकि आने वाली समस्याओं का तुरंत समाधान हो और दुर्घटनाग्रस्त पीड़ितों की जान बचाई जा सके। महोदय, मैं एक मांग आपके माध्यम से सरकार से करना चाहता हूं कि कानून बने, जो राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जा रहे हैं उनके किनारे पर उनके साथ में ट्रॉमा सेंटर की आवश्यकता है ताकि दुर्घटना से लोगों को तत्काल राहत मिल सके और उनकी जान बचाई जा सके। इसके लिए कानून बनाया जाए। धन्यवाद। संगीता सिंह देव जी। Madam Chairperson, I'll rise to raise a matter of public importance regarding the need for permanent activation of intra-circle roaming ICR facility for mobile subscribers in Odisha. At present, ICR is activated only during natural calamities, which are infrequent, luckily, but connectivity challenges persist throughout the year. Hence, this facility should be available not only during emergencies, as technological advancement is meant to improve the quality of life. Several districts of western Odisha, particularly Balangir and Subarnapur, continue to suffer from chronic network gaps due to low 4G penetration, weak signal strength and frequent power cuts. Many residents cannot afford multiple SIM cards as it is an economically backward area. In view of these, I urge the government to permit
permanent ICR for mobile subscribers across Odisha, which would ensure uninterrupted access to private networks for calls, SMS data, emergency services, digital access for students, reliable network for schools, banks and government schemes, and thereby strengthen the telecom infrastructure धन्यवाद across माननीय the सदस्य। state. Thank you, madam. माननीय सदस्य श्रीमती मालविका देवी जी। Thank you, ma'am, for giving me an opportunity to speak today during Zero Hour. I would like to draw the attention of the Ministry of Heavy Industries to a matter of urgent concern in aspirational districts, where migration is the biggest problem and still continues to be so. What comprehensive measures are being taken to ensure that companies operating in these districts prioritize the employment of local residents, thereby reducing migration and strengthening the local economy? Additionally, what steps have been taken to ensure that these companies strictly adhere to the pollution norms and that damage caused by them to the local roads are maintained and compared by them? Further, has the government mandated any regulatory quota requiring companies to hire a specific percentage of workforce from the local population? And if so, what is the population percentage? I also seek to know what penalties, fines and punitive actions are imposed on companies that violate local employment norms, environmental rules and government mandated regulations. How effectively has these been adhered to? What steps does the government intend to take further to strengthen and tighten these rules? Ma'am, please look into this, because as a mandatory thing, the people of the local areas really want job, as migration is a big problem. माननीय सदस्य श्री नरेश महेश्के जी। मी माझ्या मतदारसंघातील ठाणे मुलुंड दरम्यान नवीन होणाऱ्या स्टेशनच्या विलंबासंदर्भात आपलं लक्ष वेधू इच्छितो। प्रधानमंत्रींचं स्वप्न होतं इझी ऑफ लिव्हिंग आणि इझी ऑफ ट्रॅव्हलिंग। हे स्वप्न पूर्ण होण्याकरता ज्या ठाणा स्टेशनवर दररोज 10 लाखाच्या वरती प्रवासी वाहतूक करत असतात, त्याचा लोड कमी करण्याकरता नवीन स्टेशनची निर्मिती स्मार्ट सिटी मार्फत करण्याचे ठरवले। 60% काम स्मार्ट सिटी आणि ठाणे महानगरपालिकेने बनवलेलं आहे। उरलेलं 40% काम स्टेशनची निर्मिती रेल्वे मंत्रालयातर्फे करणार होते, परंतु 120 करोड जो पूर्वी खर्च येणार होता तो खर्च आता 245 करोडच्या वरती झालेला आहे। 3 जुलै 2024 रोजी झालेल्या बैठकीत रेल्वे मंत्र्यांनी सदरचा खर्च रेल्वे मंत्रालय करेल असं फिक्स केलं आणि त्याचं जाहीर केलं, परंतु अद्यापही त्या संदर्भात खालती रेल्वे मंत्रालयाने रेल्वे मंत्र्यांच्या मार्फत खाली मेसेज दिलेला नाहीये। वारंवार ही मागणी मी सातत्याने करत आहे। धन्यवाद। जुलै 2025 मध्ये स्मार्ट सिटी कंपनी बंद झाली, त्यामुळे येणारा निधी आता बंद झालेला आहे। महानगरपालिकेची कॅपॅसिटी नाहीये, कोविड नंतर परिस्थिती वाईट आहे, तरी लवकरात लवकर रेल्वे मंत्रालयाने तो खर्च उचलून ते स्टेशन पूर्ण करावे ही विनंती मी आपणास करत आहे। माननीय सदस्य श्रीमती अनीता सुबदर्शनी जी। जय जगन्नाथ। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी ऑनरेबल चेयरपर्सन। आस्का मो लोकसभा क्षेत्र में 1983 मसीह इडकॉन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ ओडिशा लिमिटेड द्वारा प्रतिष्ठित है आस्का स्पिनिंग मिल। दुर्भाग्यवशतः पूर्व राज्य सरकार उदासीनता जो से आज जराजीर्ण अवस्था तार पुनरुद्धार एकांत आवश्यक। दादन मो अंचल एक मुख्य समस्या मैडम, तेणु यही द्वारा मु आपण माध्यम केंद्र सरकार को अनुरोध करुच्ची आस्का स्पिनिंग मिल रो तुरंत पुनरुद्धार हो। जो अनेक परिवार ता उपरे निर्भर करुले से आज हताश अवस्था अच्छी, जेहेतु दादन मो अंचल एक मुख्य समस्या। आस्का स्पिनिंग मिल जदि चालू हम निजुक्तिर सुजोग सृष्टि हम, निश्चित भाव में मो अंचल बेकार युवक सेठी चाकरी पाइबे। तेणु दया करके आपण माध्यम अनुरोध आस्का स्पिनिंग मिल रो पुनरुद्धार हो, ताकू पुणी थरे कार्यक्रम करा जाऊ, ताकि समग्र आस्का संसदीय क्षेत्र आदिवासी आपण पाखे चिर उपकृत रहिबे। धन्यवाद। वंदे उत्कल जननी। माननीय सदस्य श्री भास्कर भगरे जी। धन्यवाद मॅडम। माझ्या दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघामध्ये विशेषतः नाशिक जिल्ह्यामध्ये
5 मे पासून सातत्याने नोव्हेंबरपर्यंत पाऊस पडला आणि त्यामुळे उन्हाळ कांदा भिजला, खराब झाला, कांद्याला भाव मिळेल अशी आशा होती, परंतु आजपर्यंत कुठलाही बाजार भाव त्या कांद्याला मिळाला नाही. त्याचप्रमाणे द्राक्ष पिकाचं मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन घेतलं जातं, परंतु सततच्या पावसामुळे जी द्राक्षाची काडी तयार होण्यासाठी पुरेसा सूर्यप्रकाश पाहिजे होता, खतं मिळाली नाही. त्याचबरोबर बागेत सततचं पाणी राहिल्यामुळे मुळकूज झाली, बुरशीचा प्रादुर्भाव वाढला आणि त्यामुळे काडी परिपक्व झाली नाही. त्याचा परिणाम यावर्षी नाशिक जिल्ह्यातील जवळजवळ 75 ते 80% द्राक्ष बागा ह्या. फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही. नमस्कार.